अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादे के मुताबिक हम दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आपसे हमने ये कहा था कि हमने 6 एमसीक्यूज मुकम्मल कर ली थी और हमारा जो इस वीडियो का खास मकसद है वो ये कि एक तो हम आपको पेपर पैटर्न बता रहे हैं और किस सवाल को कितना वक्त आपने पेपर में देना है ये हम आपको बता रहे हैं, और साथ में जो ये एमसीक्यूज यहाँ मौजूद हैं वो हम बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक खुशखबरी दे रहा हूँ आपको कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर सबक की एमसीक्यूज एक बड़ी तादाद में लेकर आएंगे और वो आपकी तैयारी हम इंशाल्लाह ताला उसमें कराएंगे। इसके अलावा एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जो हम मरकजी ख्याल के ऊपर हम तैयार करेंगे, और इसी तरह से फिर इंशाल्लाह ताला बाकी जो नसर निगारों के तबसरे कुछ वीडियो हमने अपलोड की हैं और कुछ इंशाल्लाह ताला जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला साथ ही हम आपके लेकर आएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम पेपर पैटर्न पर बात करते हुए आज की वीडियो को हम फिर खत्म करेंगे। यहाँ पर हमने एमसीक्यूज यानी कसीर इंतखाबी सवाल नंबर 6 तक हमने कर लिया था, जिसमें हमने मिर्जा नौशा मिर्जा गालिब की है और उसकियत यहाँ तक हमने पढ़ी। सातवां है औरवतुल वुस्ता से क्या मुराद है। अच्छा, औरवतुल वुस्ता आपको याद होगा कि कौमी इत्तेफाक का एक सबक है और कौमी इत्तेफाक सरसीर अहमद खान का बकालात सर सैयद से दिलपंजुम से लिया गया जो है वो ये सबक है। और ये जो मजमून है इसके अंदर आपने जो पहला पेज है उसमें आपने देखा कि उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इसके अंदर, जो औरवतुल वुस्ता से पहले का लफ्ज था और वो था हब्लुल मतीन। और हब्लुल मतीन का मतलब मजबूत रस्सी, और औरवतुल वुस्ता का मतलब जो अगले पेज के बिल्कुल टॉप पर आपको नजर आया होगा, इंशाअल्लाह आपने देखा भी होगा कि जिसके मायने थे तौहीद की मजबूत रस्सी। तो यहाँ इससे मुराद जो है वो तौहीद हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तौहीद आया और तौहीद की मजबूत रस्सी और वतन वुस्ता को कहा गया। इसी तरह से धनपत राय कलमी नाम है। ये एक फैशन के तौर पे जो राइटर्स हैं वो अपना नाम कलमी नाम रखते हैं जो अपने असल नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाए। जैसे शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस तरह से जो कलम निगार हैं वो इस हवाले से अपने कहानियों में अपने मज़ामीन में अपना कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इब्ने इंशा जो है शेर मोहम्मद खान साहब जो है वो इब्ने इंशा इस्तेमाल करते हैं, या अहमद शाह पतरस बुखारी जो है वो पतरस अपना कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इस तरह से धनपत राय जो है वो अपना कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का एक बड़ा खूबसूरत सा सबक आपकी किताब में शामिल है जो जेवर का डब्बा, जिसका प्रकाश मरकजी किरदार है। वो आगे चल के भी मजीद और हम बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो है वो उर्दू के पहले अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन बाद में तहकीक से साबित हुआ कि वो उर्दू के पहले अफसाना निगार नहीं, उसके बाद वो लेकिन अव्वलीन जो इब्तदाई जो अफसाना निगार उर्दू के हैं उसमें उसका बहुत बड़ा नाम। आप बड़ी जुजियात निगारी के साथ चीज़ों को बहुत वाजे करके बहुत उनकी जुजियात के साथ बातों को करते हैं और पस मंज़र बहुत शदीद खूबसूरत आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है वो एक खूबसूरत जो है वो अफसाना सामने नजर आता है। इसी अफसाने के अंदर अगर मैं बात करूं कि इसमें जो मरकजी किरदार प्रकाश था जो 30 रुपए की माहाना तनख्वाह के ऊपर जो है वो ट्यूशन पढ़ाया करता था, और वो वीरेंद्र जिसका नाम है वीरू उसको प्यार से कहते थे। उमा देवी उनकी वालदा का नाम था जो ठुकराइन के नाम से जानी जाती थी, और प्रकाश की बीवी चंपा जो है वो यहाँ का एक बड़ा अच्छा किरदार जिस अपने शौहर को राह रास्त पे लेकर आई थी। तो यहाँ पर मरकजी किरदार, बार बार मैं आपसे मरकजी किरदार बोल रहा हूँ, इसलिए किस तरह की एमसीक्यूज पूछी जाती है। और इस मरकजी किरदार ने जो चोरी की थी वो 5,000 रुपए की जेवरात के डब्बे की चोरी की थी, जो बाद में उसने वापस भी कर दी। तो ये तो था हमारा इस सबक से मुतालिक। इंशाअल्लाह फिर फर्दर इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो इंशाअल्लाह तफसील और इसके अंदर हम बात करेंगे जब हम सबक के एतबार से हम लेकर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द के हवाले से कि उनका अदबी मकाम क्या है। तो अदबी मकाम तो आपको तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है। और अगर मैं इस सवाल को ज़रा बदल के पूछ लूँ कि उर्दू का पहला सूफी शायर कौन है, तो भी आपका जवाब आना चाहिए ख्वाजा मीर दर्द। और इसको अगर थोड़ा सा और बदल कर आपसे मैं पूछ लूँ कि उर्दू गज़ल के अंदर जो है तसव्वुफ का सूफियाना कलाम की इब्तिदा किसने की, तो भी आप नाम जो है वो मुझे ख्वाजा मीर दर्द का ही देंगे। और ये मीर के हमासरों में से थे, मीर के ज़माने के मीर के तौर पे ही शायर थे। इसी तरह आगा शेर काश्मीरी का खूबसूरत सा सबक जो ड्रामा जो हमारी किताब में शामिल किया गया है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि मैदान जंग के नाम से आपने ये तीसरी एमसीक्यू के अंदर देखा था। तो यहाँ पर उनके बारे में पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब जो सबक है वो क्या है, तो आपने बताया कि वो ड्रामा है। इसी तरह से अफसाना जेवर के डब्बा में जेवरात की मालियत थी, तो वो 5,000 रुपये मालियत थी उसकी।
अभी मैंने आपको बताया। इस तरह रुस्तम और सोहराब, रुस्तम वालिद थे और सोहराब बेटा था, और रुस्तम का ताल्लुक ईरान से था। और कहानी तो आप लोगों ने पढ़ रखी पूरी तफसील से। बाकी जब हम सबक की एमसीक्यू जब हम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारी उसकी जुजियात को लेकर आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक एक बात को तफसील से हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से, तो हमारे सामने जो है वो फिर बकाया एमसीक्यूज जो आती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सर सैयद अहमद खान की नज़र में हमारी कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो क्या चीज़ थी वो जिसने टुकड़े, तो आपके सबक का नाम ही कौमी इत्तेफाक है। तो यहाँ पर ना इत्तेफाकी ने जो है वो हमारी कौम को टुकड़े टुकड़े जो है वो कर दिया। सर सैयद अहमद खान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इब्तदाई एमसीक्यूज के जब मैं बात कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था 19वीं सदी के मुस्लिम कौम, उर्दू के जदीद उर्दू नसर के बानी, उर्दू के मौरस आला। तो यहाँ पर आपके सामने वो एमसीक्यूज यहाँ पर मौजूद है कि जदीद उर्दू नसर के मौरस आला। इसी तरह से बंदा खाकी, खाक मिट्टी कहते हैं, और इकबाल की इससे मुराद जो है वो खाक का पुतला यानी मिट्टी से बना हुआ जो बंदा है, ये बंदा खाकी है। और इस तरह आगे चलते हैं कि दहलवी ताजदार के कुंबे का फसाना जो है इस उन्वान से शामिल है, जो आपकी किताब में ख्वाजा हसन निज़ामी का बहुत ही खूबसूरत अफसाना, और आपकी वजह शोहरत भी अफसाना थी। और आपने फाके का रोज़ा जो है वो एक कहानी लिखी जो कि एक शहजादी की कहानी थी, जिसके हमरा जो है उनकी वालदा, उनकी बेटी, उनकी बहन और उनकी बीवी थी, और जिस तरह से महल को छोड़कर आप लोग गए और जो आप पर बीती वो सारे हालात उसको वहाँ पर बयान किए गए। और ये जो कहानी है कहाँ से माखूज है? बेगमात के आंसू से जो है वो माखूज है, वहाँ से लिया गया। तो आपके ठेले वाले शहजादा भी बड़ी खूबसूरत जो है वो आपकी कहानी की तरह, बिनते बहादुर शाह की कहानी जो है वो भी आपने इस तरह लिखी, और ऐसी बेशुमार कहानियाँ आपने जो महल छोड़कर जो है वो जब अपनी जानों को बचाकर लोग भागे तो अंग्रेज़ों की गारतगरी के मौके पर, तो जो जो लोग अपनी जान जब बचा लिए जिन लोगों ने, तो उनकी मुलाकात जब ख्वाजा हसन निज़ामी की, तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने उनसे उनके इंटरव्यू लेने के बाद उनकी कहानी को उनकी इजाज़त से जैसे वो शायद किया था। उनके मौज़ूआत भी जो है वो जो महल से निकलने वाली शहजादियाँ थी उनकी कहानियों पर मबनी है। इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं कि फाके का रोज़ा का माखज़ है, कहाँ से माखूज़ है? तो बेगमात के आंसू। और लफ्ज़ आलम जो है ये इल्म नहीं है, आलम है, चूँकि आइन के ऊपर ज़बर है तो बाज़ लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आलम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसमें आलम बताया था, और आलम माने जो है झंडा भी होता है, तो आलाम जो है वो उसकी जमा है। इस तरह रुबाई में मिसलों की तादाद, रुबाई 4 रुबा से निकला है और उसमें 4 की मिसलों की तादाद होती है। और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसी में मैं बताता चलूँ कि वो नज़्म जिसके अंदर एक बंद में 5 मिसरे हों तो उसको हम मुहम्मद कहते हैं, और जिस नज़्म के मिसरों में बंद में 6 मिसरे हों तो उसको हम मुसद्दस कहते हैं। और इसी तरह से जो है वो, वैसे तो आगे मुसब्बा, मुसन्ना, मुसद्दा, मुआशर और ये सारी बंदूकी है, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में जो है वो मुरब्बा है, मुकम्मत है, मुसद्दस जो है मौजूद है। और मशहूर मुसद्दस तो आप जानते हैं, मौलाना साहब सनहाली की, जो इसका हवाला मैंने शुरू में दिया था आपको पहली वीडियो में कि जो आपने मुसद्दस हाली लिखी, जिसे जो है वो मुसद्दस मद्दुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, तो वो बड़ी मशहूर मुसद्दस थी हाली। इसी तरह से एहसान दानिश शामिल की शामिल निसाब नज़्म उन्वान। एहसान दानिश जिसका लक़ब जो है वो शायर मजदूर है, और आप हकीकतन एक मजदूर थे और आपने मजदूरी ही की है, और मजदूरों के ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा जिसमें उनके दर्द, उनके दम को समझते थे आप। और आपकी जो नज़में बड़ी इनकलाबी किस्म की नज़में होती हैं, और आपकी एक इनकलाबी नज़म हमारी लिखात में शामिल है जो नवाइब सरोज के नाम से मौजूद है। तो ये तो थी जनाब हमारी एमसीक्यूज। अब जरा पेपर पैटर्न पे बात हो जाए तो ये 30 नंबर जो है वो आपके पास 30 मिनट जो कि पेपर के आखिर में आपके पास ये वक्त होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि बाकी पेपर की, तो बाकी पेपर जब आपके सामने कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपके पास जो है वो पहले हिस्सा अलिफ था, जो कि आखिरी 30 मिनट में दिया जाएगा आपको। हिस्सा बे और हिस्सा जीम आपके पास पहले ही आ जाएगा। तो हिस्सा बे 40 नंबर का और हिस्सा जीम 40 नंबर का। इसमें जो सबसे अहम बात समझने की है वो ये कि मंदरजा झेल में से किसी दो अशार की तशरीह,
तो यहाँ आपके पास 5 अशार आएंगे। यहाँ पर खैर आपके सामने 6 लिखे हुए, लेकिन बेसिकली ये 5 अशार होंगे, और ये 5 अशार मुख्तलिफ शौरा के होंगे, और इनमें से आपको 2 अशार की तशरीह करनी होगी, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके पास 15 से 20 मिनट, 20 मिनट इनफ है आपके। तो आपने कोशिश करनी 10 मिनट के अंदर एक शेर की तशरीह। अब बच्चे सवाल ये पूछते हैं सर अशार की तशरीह के अंदर हेडिंग क्या क्या होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले जो है वो तो आप शेर लिखते, और शेर के बाद आपने ज़ख़ीरा अल्फाज, जो आपने इस शेर में से कोई 2 या कोई 3 अल्फाज आप लीजिए जिसमें आप उसके मायने जो है बताएंगे, और मायनों में भी 2 तरह के मायने, एक तो उसके हकीकी मायने, और एक वो जो शायर ने जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो है वो आप हवाला लिखते हैं, और हवाले के बाद जो है वो आप मकसद ख्याल लिखते हैं। अब हवाले के अंदर क्या लिखना है, मसलन अगर जैसे मुराम के पास पाको मुसंजात था, तो क्या उस रंग की भी रात गुजर गई जो कि और था। तो इसको तो खैर मैंने पढ़ते ही, चूँकि मुझे अंदाज़ा कि मीर का शेर है, तो इसीलिए मैं आपको बराह रास्त बता रहा हूँ। लेकिन आप यकीनन अगर इस बात को याद नहीं कर पाए अब तक, तो आप कम अज़ कम क्लू रख लें, और वो क्लू ये है कि आप रदीफ से पकड़ें कि जो रदीफ है मीर तकी मीर की जो 2 गज़लें, पहली गज़ल के अंदर जो है वो रदीफ मेरी है, या आप जो दूसरा शेर इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है, बरंगे सौते चर्च तुझसे दूर हूँ तन्हा, खबर नहीं है तुझे आह कारवां मेरी। तो ये मेरी जो है वहाँ पर जो है वो रदीफ है पहली गज़ल का, और हर मिसरा सानी यानी हर शेर का जो दूसरा मिसरा है, एक पहला मिसरा और एक दूसरा मिसरा, तो दूसरा मिसरा जो है उसके आखिर में रदीफ आता है। तो इसमें रदीफ मेरी है, और इसमें रदीफ जो है वो मौलान के पास काकम संजाब तो क्या इस रंग की भी रात गुजर गई जो कि और हाँ। तो ये रदीफ कहीं किताब के अंदर किसी दूसरी गजल में रिपीट नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो आप इसको क्लू करके जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर मेरी आए या था आए तो सौदी मीर तकी मीर का शेर है। इसी तरह से कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो ये जो है वो आपके मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल, इसमें जो है क्यों जो है वो अ, जो है वो उसका रतीब है। इसी तरह सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, अगेन मिर्ज़ा गालिब का शेर है, और है क्या है इसके अंदर जो है वो रदीफ है। तो आप इस तरह रदीफ से जो है पहचानते हैं। तो आपने हवाले के अंदर, अगर मैं मीर तकी मीर का हवाला लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा मज़कूरा शेर हमारी दरसी किताब की गज़ल से लिया गया है, जिसके शायर मीर तकी मीर हैं, जिन्हें जो है वो शहंशाह गज़ल और खुदाए सुखन के नाम से जाना जाता है। तो आप एक मुख्तसर सा हवाला लिख रहे होते हैं जिसमें आपने बताया कि शेर कहाँ से लिया गया है, इसके शायर कौन है, और उनके बारे में 1-2 बातें आपने बताई। फिर आप उसके बाद लिखेंगे मरकजी ख्याल, जो आप तशरीह 7-8 लाइनों में करने जा रहे हैं, उसकी 1-1.5 लाइनों में आप तशरीह करें, मरकजी ख्याल लिखेंगे, और उसके बाद आप तशरीह लिखेंगे, और तशरीह के आखिर में मुमासिल शेर यानी ऐसा शेर जिसका मौजू इस शेर से लिंक करता हो या मिला मिलता जुलता हो, तो आपने वो शेर लिख लेना है। उसमें ज़्यादा अच्छा ये मैं बच्चों को एडवाइज ये करता हूँ कि मीर की ही गज़ल का आप शेर लेकर वहाँ लिख दीजिए, क्योंकि मीर के जो मौज़ूआत है तकरीबन एक जैसे हैं, गालिब के अपने अशार के जो मौज़ूआत तकरीबन एक जैसे हैं, ख्वाजा मीर दर्द के जो मौज़ूआत हैं वो एक जैसे हैं। तो आप मीर के लिए मीर के अशार, गालिब के लिए गालिब के अशार, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे आप किसी का भी शेर वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मौजू के लिहाज से एतबार से एक जैसा है। दूसरी बात ये कि जब हम आते हैं इस अगले सवाल पर कि यहाँ पर जो है 10 नंबर का एक और सवाल आता है इक़्तिबास की तशरीह। तो यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक आप अलिफ आता है कि दिए गए इक़्तिबासात में से किसी एक पर की तशरीह करें, तो वो 6 नंबर का होता है। और फिर 2-2 नंबर के 2 अलग-अलग होते हैं, जिसमें हिस्सा बे के अंदर पूछा जा रहा होता है कि इस इक़्तिबास के मुसन्निफ़ का नाम, और जीन में पूछा जा रहा होता है सबक का, जिस इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं उसके सबक का नाम। तो सिंपल दैट कि जो बे और जी में पूछा गया है वो हवाला पूछा गया। तो आप एक हेडिंग डालेंगे हवाला, और आप बयान करेंगे। जैसे कि तीसरा जो इक़्तिबास है यहाँ पर, चूँकि छोटा है तो मैं उसी को पढ़ रहा हूँ कि इस ज़माने में जो सबसे बड़ा सबब हमारी कौम की तनज़्ज़ुल का है वो यही है कि हमने कौमी इत्तेफ़ाक़ का ख्याल नस्यन मनसियन होगा। ये सर सईद अहमद खान के सबक कौमी इत्तेफ़ाक़ का ये इक़्तिबास है। और आप इसका जो हवाला लिखेंगे वो ये लिखेंगे मज़कूरा, यानी जिसका ज़िक्र चल रहा है, मज़कूरा नसर पारा हमारी दरसी किताब के सबक जो है वो कौमी इत्तेफ़ाक़ से लिया गया है, जो मकालात सफ़ीद जिल्द पंजुम से माहूज़ है। इसके मुसन्निफ़ सर सईद अहमद खान, जिन्हें उर्दू नसर के अंदर जदीद उर्दू नसर का बानी, उर्दू का मोहर्रिस आला और 19वीं सदी के मुस्लिम कौम के नाम से जाना जाता है। बस इतना हवाला एनफ काफ़ी है, ये 4 नंबर का हवाला था। इसके
बाद आपने 6 नंबर की तशरीह है, जिसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्या कहा है, किसने कहा है, कब कहा, क्यों कहा, इस पूरी बातों का अहाता आपने जो है वो इस तशरीह के अंदर करना है। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे, यकीनन ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 8-9 लाइनों की तशरीह इस सिर्फ एक लाइन के ऊपर, तो आप इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात ये कि इससे पीछे सर सैयद ने जो भी बातें कही हैं उनको आप मुख्तसरन 7-8 लाइनों के अंदर बयान करते हुए इस लाइन को साथ में आप इसका जो है वो हवाला दे दीजिए, इसकी गुफ्तगू कर दीजिए, तो इस तरह से आपकी 10 लाइनों की तकरीबन आपकी तशरीह बन जाएगी। इसी तरह सवाल नंबर 4 की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दर्ज झेल में से किसी एक नज्म का मरकज ख्याल शायर के मुख्तसर तारुफ के, तो अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है। यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप या तो बंद की तशरीह करें या आप मरकज़ी ख्याल। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मरकज़ी ख्याल कीजिएगा, आप बंद की तशरीह ना करें, इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और नंबर कटने की उसकी इम्कान ज़्यादा, और 15 मिनट के अंदर आपका मरकज़ी ख्याल बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप उन इम्पोर्टेंस का ख्याल रखिए जो इम्पोर्टेंट हमने आपके साथ शेयर की, उनमें से आप जो है वो उन नज़मों का की तैयारी कीजिए इंशाअल्लाह ताला, उन्हीं में से आपके पास आ जाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट के नाम से जो मैंने आपको नज़में दी हैं। तो आपने मरकज़ी ख्याल के अंदर भी यही करना है कि आपने एक हवाला लिखना है और उसके बाद आपने मरकज़ी ख्याल, ये मुख्तसर होता है और ये 10 नंबर का सवाल आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए भी आपने 15 मिनट, तो समझ ये कि 20 मिनट आपने उसके लिए दिए सवाल नंबर 2 के लिए, 15 मिनट आपके पास सवाल नंबर 3 के लिए, और अगेन 15 मिनट जो है आपके पास नज़म के लिए। तो इस तरह से 30 मिनट आपने सवाल नंबर 3 और 4 पे सर्व किए, जबकि 20 मिनट वहाँ। तो इस तरह आपके आपके जो 20 मिनट और 30 ये 50 मिनट आपके जो है वो यहाँ पर जो है वो खर्च हो जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि सवाल नंबर 5, अगेन यहाँ पर आपने 30 मिनट खर्च करने, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करना है कि खुलासा आपने 20 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लेना है। इस तरह 70 मिनट आपके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं और आपके पास आपने अंदाज़ा के 2.5 घंटे हैं, यानी 2.5 घंटे का मतलब जो है आपके पास 60 मिनट के एतबार से जो है वो 2 घंटे आपके जो है 120 मिनट हो जाते हैं, और एक 30 मिनट आप इसके अंदर शामिल मजीद कर लेते हैं तो 150 मिनट होता है। 150 मिनट में से हिस्सा जीन जो है वो आपका, हिस्सा बे जो है वो आपका 40 नंबर का है, जो आप 70 मिनट के अंदर कर लेंगे। तो मैं आखिर में एक और बात बहुत अहम आपसे करूंगा कि कौन सा सवाल सबसे पहले करने वाला है। तो पहले मैं सवाल नंबर 5 के हवाले से कि इसमें खुलासा लिखना होता है, और खुलासा जो है वो सबक का 1/3 यानी 1/3 होता है, यानी अगर कोई सबक 3 सफ़ों पर मुश्तमिल है तो एक सफ़े के अंदर आपने उसे मुख्तसरन बयान करना है और पूरे सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ आपने बयान करना है। गैर ज़रूरी बातों को आपने जिक्र नहीं करना है, और साथ में आपने अ, जो मुतबादिल अल्फाज हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे एक जुमला आपसे शेयर करूं कि मुझे एक खत मिला जिस पर ना कोई नाम लिखा था और ना ही कोई पता। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि इस जुमले को मुख्तसर कीजिए या इसका खुलासा लिखिए, तो पहला जहन में तो ये आएगा सर हमने तो सबक का खुलासा सुना है, जुमले का भी खुलासा होता है। जी हाँ, जुमले का भी खुलासा होता है। जब आप जुमले का खुलासा कर सकते हैं तो सबक का खुलासा आपके लिए करना बहुत सहज आसान है। तो आप इसकी जगह के मुझे एक खत मिला जिस पर ना कोई नाम लिखा था और ना ही कोई पता, आपने मुख्तसर लिख लिया मुझे गुमनाम खत मिला। तो गुमनाम खत का मतलब ही ये है कि जिस पर ना कोई नाम और ना ही कोई पता इसके अंदर दर्ज हो, तो उसको हम गुमनाम कहते हैं। तो आप इस तरह मुतबादिल अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर ज़रूरी बातों का भी जिक्र इसके अंदर ना करें तो सबक को तो खुद उसकी तलखीस हो जाती है, उसका खुलासा हो जाता है। तो ये आपने कर लेना है हिस्सा। तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका 70 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप हिस्सा बे करें, मेरी एडवाइस ये है कि आप हिस्सा जीम करें। और हिस्सा जीम जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि हिस्सा जीम के अंदर आप देख रहे हैं कि अच्छा, खुलासे के साथ आपको चॉइस होती है सवाल जवाब करने की। तो मेरी आपको एडवाइस ये कि सवाल जवाब हरगिज मत कीजिएगा, ठीक है, और आप उसके बदले में खुलासे ही कीजिएगा। एक तो सवाल जवाब आपको 5 करने होते हैं और हर एक के 2 नंबर होते हैं, जिसमें नंबर कटने के इम्कान भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब आ रहा हो, लेकिन अगर आप 4-5 असबाब की तैयारी करके खुलासे जाते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इस अजीम के अंदर जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ कि मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की खसूसियात पेश है। तो अमूमन इसमें इन 3 शायरा में से कोई एक शायर ज़रूर पेपर में आपके पास आता है, मीर तक़ी मीर गालिब या ख्वाजा मीर, तो आप इसकी तैयार बखूबी अच्छी तैयारी इसकी ज़रूर कीजिएगा। और हर एक के उसमें 13-14 हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए, और हर हेडिंग में शेर ज़रूर हो। अगर 14 अशार ना भी लिख सकें तो कम अज़ कम 10 अशार तो ज़रूर होने चाहिए 14 हेडिंग के अंदर, जिसके अंदर आपने उनको थोड़ा सा
सा तशहूर में तारुफ और हर्फ आखिर आखिर में छोटा सा आप लिखें। उसके अलावा 13-14 हेडिंग अगर हो तो ये एक अच्छी जो है वो हो जाती है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सवाल नंबर 7 की, कि जो चॉइस के साथ आ रहा है मजमून के साथ, तो मेरी दफात है मजमून बिल्कुल मत कीजिएगा, इसलिए 20 नंबर के मजमून के लिए अच्छी खासी लेंथ चाहिए, उसमें अच्छा खासा मवाद चाहिए, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों का हवाले दिए हुए, एक अच्छा मजमून लिखा हो आपने। लेकिन चूंकि आपसे पूरे साल इस तरह की कोई तैयारी नहीं होती है, तो मैं आपकी दरख्वास्त करूँगा कि आप जो मंदरजा झेल में से किसी एक नजर निगार की तरह तरीके तो उसमें आप नजर निगार का इंतखाब कीजिए। और यहाँ जैसे कि सर सैयद है, ख्वाजा निज़ामी, मुंशी प्रेमचंद, ये नजर निगार है, इनको अगर आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर दिए, उनको अगर आप टारगेट करेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये आपका हो जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-30 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए ये दोनों सवाल। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा तो आपका इस पे सर्फ हो गया, और 1 घंटा 10 मिनट आपका हिस्सा बे पर खर्च हो गया, तो 2 घंटा 10 मिनट आपका सर्फ हो गया। बाकी के जो 20 मिनट हैं उसमें आप बहुत सारी जो आपके दीगर मामलात हैं उसके अंदर आप अपने वक्त को लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा था पैटर्न पेपर का, और ये था हमारा जो है वो एमसीक्यू जो हमने इस पर्चे पे मौजूद थे वो हमने आपके साथ शेयर किए। छोटी छोटी वीडियो के साथ हम आएंगे, और उसके अंदर जो है हम आपको एमसीक्यू भी वहाँ तैयारी कराएंगे अपने असबाक के साथ साथ, यानी हम 3-4 असबाक की एक साथ तैयारी करा लेंगे, जिसमें शख्सियात भी कवर हो जाएंगी और असबाक भी कवर हो जाएंगे। फिर मरकजी ख्याल के ऊपर भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस तरह से नसर निगार शोरा पे जो तबसरे हमने अपलोड किए हैं और जो नहीं की वो भी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें आप बहुत जो है इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं हमें कि अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल आ रही है तो आप हमसे वहाँ पर तबादला ख्याल करें, ताकि हम उन मुश्किलात को आपका हल कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।